राजस्थान का नाम किसी एक दिन या एक घटना का परिणाम नहीं है। राजस्थान का नामकरण हजारों साल की एक प्रक्रिया का परिणाम है। दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि वर्तमान में हम जिस प्रदेश को राजस्थान नाम से पुकारते हैं उसके नाम की प्रक्रिया क्या रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। राजस्थान के भूगोल के सामान्य परिचय के जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम राजस्थान के नामकरण के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान के लिए मुख्य रूप से 4 नामों का प्रयोग किया जाता है, या राजस्थान क्षेत्र के लिए हमें 4 नाम मिलते हैं, जिसमें से पहला है ब्रह्मवर्त, दूसरा है मरुकांतर, तीसरा है राजपूताना और चौथा है राजस्थान। जो वर्तमान में हम इस प्रदेश को जानते हैं वो राजस्थान के नाम से ही जानते हैं। अब एक एक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और डिटेल में हम सीखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की ज्योग्राफी समझने से पहले जो राजस्थान का परिचय है वो आपको बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा, ताकि आप आगे जो ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों कि जो ब्रह्मवर्त नाम है ये, तो देखिए ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में जो प्राचीन सरस्वती नदी है, प्राचीन सरस्वती नदी है जिसको हम ऋग्वैदिक सरस्वती नदी भी कहते हैं, कि बहाव क्षेत्र को या अपवाह क्षेत्र को, बहाव या अपवाह क्षेत्र को ब्रह्मवर्त नाम से पुकारा जाता था। अपवाह क्षेत्र को ब्रह्मवर्त नाम से पुकारा जाता था। और आपको पता है कि जो सरस्वती नदी है वर्तमान की घग्गर नदी है, इसी के पेटे में बहती थी। इसी का जो ड्राई बेड है वो पहले क्या था, सरस्वती नदी का बेड था। तो राजस्थान का नाम है उस समय ऋग्वैदिक काल में क्या था, ब्रह्मवर्त। तो यहाँ सीधा सीधा ध्यान रखना कि ऋग्वैदिक काल में राजस्थान का क्षेत्र जिस प्रदेश के अंतर्गत आता था उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्मवर्त कहते हैं। तो एक आप समझ गए होंगे। दूसरा हम देखते हैं मरुकांतर। तो प्यारे बच्चों, रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने मरुस्थल के विस्तार के कारण इस प्रदेश को मरुकांतर कहा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान को मरुकांतर किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ध्यान रखना रामायण में। और किसने मरुकांतर कहकर संबोधित किया है, तो महर्षि वाल्मीकि ने। तो ब्रह्मवर्त और मरुकांतर दोनों नाम आप समझ गए होंगे। तीसरा नाम देखते हैं राजपूताना। तो प्यारे बच्चों, राजपूताना नाम है ये ब्रिटिश काल में बहुत फेमस नाम था। एक्चुअल में होता क्या है कि जो अपने मुगल इतिहासकार या मुस्लिम इतिहासकार होते हैं, ये राजपूत शब्द को बहुवचन में राजपूता कहते थे, और ये धीरे धीरे अपभ्रंश होकर राजपूताना हो गया। अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ 2 नाम आपको ध्यान रखने होंगे। पहला नाम है जॉर्ज थॉमस और दूसरा नाम है प्यारे बच्चों विलियम फ्रैंकलिन। अब ये दोनों ही व्यक्ति हैं वो राजपूताना नाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन कैसे जुड़े हुए हैं वो हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस की बात करते हैं। जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में इस प्रदेश को राजपूताना नाम से संबोधित किया। राजपूताना नाम से संबोधित किया। अब यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इन्होंने केवल मौखिक रूप से संबोधित किया है, मौखिक
रूप से संबोधित किया है। ये बात है सन 1800 ईस्वी की। अब ये जॉर्ज थॉमस कौन है, इन्होंने क्यों किया, कब किया, ये बात हम और करेंगे। अभी सिर्फ ये देखते हैं, यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजपूताना नाम का प्रयोग इस प्रदेश के लिए किसने किया है, जॉर्ज थॉमस ने। ये बात हमें बताते हैं कौन, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की 1805 ईस्वी में एक पुस्तक आती है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। एक्चुअल में है क्या कि जॉर्ज थॉमस और विलियम फ्रैंकलिन दोनों दोस्त हैं और दोनों ही ब्रिटिश नेवी में या ब्रिटिश आर्मी में काम करते हैं। लेकिन है क्या कि ये जब जॉर्ज थॉमस है, इनकी कुछ हिस्ट्री है, ये तो जब तक आप इस हिस्ट्री को नहीं समझोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि इन्होंने राजपूताना नाम क्यों दिया है इस प्रदेश को, ठीक है। लेकिन अब यहाँ यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसने लिखित रूप से इस प्रदेश को राजपूताना कहा है, तो ध्यान रखना विलियम फ्रैंकलिन ने कहा है। किसमें? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और कब कहा है? 1805। तो यहाँ आप सीधा सीधा ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में आए लिखित या व्यवहारिक रूप से इस प्रदेश के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किसने किया है? विलियम फ्रैंकलिन ने। पुस्तक का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए कि मिलिट्री का मतलब होता है सैन्य, मेमोयर से शब्द बना है मेमोरी से, जिसका मतलब होता है यादें। तो श्रीमान जॉर्ज थॉमस की सैन्य यादें, इस नाम से इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी, एक बायोग्राफी लिखी है। किसके ऊपर? जॉर्ज थॉमस के ऊपर। और इसी में उन्होंने मेंशन किया है कि राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन है? जॉर्ज थॉमस हैं। अब इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं, जॉर्ज थॉमस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जॉर्ज थॉमस है क्या और कौन है। तो सबसे पहले इनके उपनाम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, एक तो इनको कहते हैं जहाराय जंग, एक तो इनका उपनाम है जहाराय जंग। दूसरा इनका उपनाम है वो है जहाजी साहिब, जहाजी साहिब या साहब, ठीक है। एक इनका उपनाम है हांसी का राजा, हांसी का राजा। एक इनका उपनाम है टिपेरेरी का राजा। टिपेरेरी या टिपेरेरी दोनों ही सेम है, टिपेरेरी का राजा, ये इनके उपनाम है। एक्चुअल में जॉर्ज थॉमस है, इनका जन्म हुआ है 1756 में। कहाँ? एक जगह है रोसेरा। रोसेरा कहाँ पे है साथियों? ये है टिपेरेरी में। टिपेरेरी को तिपेरेरी या टिपेरेरी दोनों ही कहते हैं। और टिपेरेरी कहाँ है साथियों? आयरलैंड में। कहाँ है? आयरलैंड में। और आयरलैंड कहाँ है? यूरोप में। तो यहाँ ध्यान रखना, इनका जन्म 1756 को होता है। कहाँ पर? रोसेरा में। रोसेरा कहाँ है? टिपेरेरी। टिपेरेरी कहाँ है? आयरलैंड में, ठीक है। फिर 1782 में प्यारे साथियों ये शामिल होते हैं कहाँ? ब्रिटिश नेवी में, ब्रिटिश नेवी में। और ब्रिटिश नेवी में कहाँ शामिल होते हैं ये? मद्रास में। कहाँ शामिल होते हैं? मद्रास में। 1787 में दिल्ली के उत्तर में मेरठ के पास सरधना नाम का एक स्थल है। सरधना नाम का एक स्थल है। यहाँ पर एक बेगम समरू है, बेगम समरू है। इनके यहाँ पर एक काम करते हैं, ये एक पिंडारियों का ग्रुप है, एक पिंडारी ग्रुप को ये लीड करते हैं। पिंडारी ग्रुप को क्या करते हैं? लीड करते हैं। एक योद्धा, ये लड़ाकू ग्रुप है पिंडारियों का, उसके ये एक कप्तान के रूप में, कमांडर के रूप में लीड करते हैं। और ये पिंडारी का ग्रुप काम किसके लिए करता है? बेगम समरू के लिए। और बेगम समरू कहाँ रहती है? सरधना। सरधना कहाँ है? दिल्ली के उत्तर में, वर्तमान उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास एक छोटी सी जगह है। इसके बाद 1793 से 1797 तक ये ग्वालियर के सिंधिया शासक हैं, ग्वालियर के सिंधिया शासक हैं।
सिंधिया शासक हैं जिनका नाम है प्यारे बच्चों, वो है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया। अब देखिए, जो मराठा जो होते हैं, मराठाओं में कई खाप हैं, कई ग्रुप हैं। सिंधिया है, होलकर है, गायकवाड़ है, ठीक है, भोंसले है। इस तरह से महादजी सिंधिया हैं, वो कहाँ के हैं? ग्वालियर के। इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र भी हैं जिनका नाम है दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। वर्तमान में यदि आप जानते होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश से हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये उन्हीं के पूर्वज हैं। और जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी इसी परिवार से बिलोंग करती है। तो ग्वालियर के जो सिंधिया शासक हैं, महादजी सिंधिया और दौलत राव सिंधिया, इनके एक सेनापति हैं अप्पा खांडे राव। अप्पा खांडे राव। अप्पा खांडे राव के लिए काम करते हैं कौन? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। तो एक तो आप ये समझ गए होंगे कि जॉर्ज थॉमस एक कमांडर के रूप में, एक लड़ाके के रूप में काम करते हैं। किसके लिए? अप्पा खांडे राव के लिए। और अप्पा खांडे राव किसके सेनापति हैं? वो है ग्वालियर के सिंधिया शासक महादजी सिंधिया। इनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा दौलत राव सिंधिया शासक बना, तो इन्होंने दोनों के लिए ही काम किया। तो जॉर्ज थॉमस ने किया क्या है कि जो ग्वालियर के पश्चिम का भाग है, ग्वालियर के पश्चिम का जो भाग है, इसको उन्होंने राजपूताना कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1797 में हुआ क्या? जब ये ग्वालियर के सिंधिया शासक के अंडर में काम कर रहे थे, तो इनको हरियाणा में झज्जर की जागीर प्राप्त होती है। झज्जर की जागीर प्राप्त होने के बाद इन्होंने वहाँ पर एक किला बनवाया जिसका नाम जॉर्जगढ़ या जहाजगढ़ रखा। लेकिन जब अप्पा खांडे राव की मृत्यु हो गई तो ये आज़ाद हो गए और इन्होंने यहाँ पर रोहतक, हिसार और झज्जर इनको मिलाकर एक राज्य स्थापित किया और हांसी को अपनी राजधानी बनाया। इसीलिए इनका नाम है हांसी का राजा। ठीक है, ये बात थी 1797 की। 1802 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है प्यारे बच्चों? बहरामपुर। बहरामपुर कहाँ है? वर्तमान में पश्चिमी बंगाल में है। वर्तमान में पश्चिमी बंगाल में है। यहाँ कुछ किताबों में आपको मिलेगा कि इनकी मृत्यु हुई थी बीकानेर में। ये बिल्कुल गलत है। इनकी मृत्यु हुई थी बहरामपुर। बहरामपुर उस समय जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसका भाग था। वर्तमान में एक क्या है? जगह है, एक जिला है। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में। अब जॉर्ज थॉमस है, ये राजस्थान में फर्स्ट टाइम आए थे शेखावाटी क्षेत्र में। जब इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में, तो यह ध्यान रखना, जब ये हांसी के राजा थे तो शेखावाटी से लगता हुआ भाग है कौन सा? इनके साम्राज्य का, जो मैंने आपको बताया कौन कौन सा है। एक तो झज्जर, दूसरा कौन सा है? रोहतक, और तीसरा है हिसार। ये हिसार वाला भाग है, ये शेखावाटी से लगता है। तो एक दो छोटे मोटे अटैक करने के लिए कहाँ आए थे? ये शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। तो जॉर्ज थॉमस के बारे में आपको सब कुछ समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान शब्द। अब देखिए, इस प्रदेश को राजस्थान शब्द कई तरह से मिलता है, लेकिन क्वेश्चन भी कई तरीके से बनते हैं। हम एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। अब बसंतगढ़ शिलालेख में यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख, यहाँ ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान को पहली बार राजस्थान किसने कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख आपसे पूछे तो सीधा सीधा बताना कि बसंतगढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। दूसरा आपसे पूछे कि इस प्रदेश को सबसे पहले राजस्थान किसने संबोधित किया, या इस प्रदेश को सबसे पहले राजस्थान किसने कहा, तो किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, तो इस प्रदेश को या राजपूताना को सर्वप्रथम राजस्थान नाम से संबोधित किसने किया है? राजस्थान नाम से संबोधित किसने किया है? कर्नल
जेम्स टोड ने। लेकिन बसंतगढ़ शिलालेख से लेकर और कर्नल जेम्स टोड या उसके बाद भी राजस्थान के नाम को लेकर कई जो स्टेज हैं वो आई हैं, कई लेवल हैं वो आए हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। तो प्यारे बच्चों, आपसे बसंतगढ़ शिलालेख से संबंधित, वैसे तो ये हिस्ट्री का बिंदु है लेकिन हम नामकरण पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ कि बसंतगढ़ शिलालेख यदि आपसे ये पूछे कि कहाँ प्राप्त हुआ है तो सीधा सीधा बता देना, खीमल माता या सीमल माता मंदिर है। कहाँ पर? बसंतगढ़ में। खीमल माता या सीमल माता मंदिर है, कहाँ पर है? बसंतगढ़ में। और बसंतगढ़ कहाँ पर पड़ता है प्यारे बच्चों? सिरोही में। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, खीमल माता या सीमल माता मंदिर है बसंतगढ़, वहाँ से ये शिलालेख प्राप्त होता है। दूसरा ये पूछे भाई कौन से काल का है या कौन से काल अवधि का है या कौन से समय का है, तो यहाँ ध्यान रखना 682 विक्रमी संवत का है। 682 विक्रमी संवत का है। और यदि हम इसको ईस्वी सन में कन्वर्ट करते हैं तो यह आ जाता है 625 ईस्वी सन, यानी विक्रमी संवत में से हम कितना घटा देंगे? 57 घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगा। फिर ये पूछे आपसे कि भाई कौन से शासक के काल का है, तो प्यारे बच्चों शासक था वर्मलात। शासक कौन है? वर्मलात। और ये कौन से वंश का है? ये है चावड़ा वंश का। चावड़ा वंश का शासक है वर्मलात। और इसकी राजधानी यदि आपसे पूछे तो राजधानी थी इनकी भीनमाल। राजधानी क्या थी? भीनमाल। और भीनमाल वर्तमान में कहाँ है? जालौर में स्थित है। तो ये तो थी बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में अन्य जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं इसका लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, इसका लेखक है द्विजन्मा। द्विजन्मा जो किसका पुत्र है? ये पुत्र है दिवाकर का। उस समय एक विद्वान था प्रसिद्ध दिवाकर, और दिवाकर का पुत्र कौन है? द्विजन्मा। अब लेखक एक है प्यारे बच्चों इसका उत्कीर्णकर्ता, इसका एनक्रेवर यानी उत्कीर्णकर्ता। और आपसे पूछे कि उत्कीर्णकर्ता कौन है, तो उत्कीर्णकर्ता में और लेखक में क्या अंतर है ये समझ लीजिए। देखिए, आपके घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी होगी मार्बल की या ग्रेनाइट की, उसके ऊपर आपका पिताजी का नाम या दादाजी का नाम लिखा होगा, उसको कुरेद कर या उत्कीर्ण करके लिखा गया था। अब आपको वो नेम प्लेट बनवानी है तो आप बनाने वाले के पास जाओगे, आप कागज़ पे एक कंटेंट लिख के दोगे, उसको एक मैटर लिख के दोगे कि भाई ये चीज़ हमें उत्कीर्ण करवानी है। तो उस कंटेंट का लेखक तो कौन हो गया? आप। अब उसको मशीन से या छीन या थोड़े से उत्कीर्ण करके कौन लिखेगा? जिसके पास आप बनवाने गए हो। तो लेखक तो हो गए आप और उत्कीर्णकर्ता हो गया वो व्यक्ति जिसने वो नेम प्लेट बनाई है। तो लेखक में उत्कीर्णकर्ता में अंतर आप समझ गए होंगे। तो उत्कीर्णकर्ता है प्यारे बच्चों नागमुंडी। कौन है? नागमुंडी। अब आपसे पूछे भाई इस शिलालेख की भाषा क्या है, तो प्यारे बच्चों भाषा है संस्कृत। भाषा है संस्कृत। फिर आपसे पूछे इस शिलालेख की लिपि क्या है, तो प्यारे बच्चों लिपि है कुटिल। कुटिल लिपि उसको कहते हैं जो कूट में लिखी गई है। ठीक है। फिर आपसे पूछे इस शिलालेख का विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है, तो सीधा सीधा बता देना इसकी विषय वस्तु है दास प्रथा। क्या है? दास प्रथा। अब यहाँ ध्यान रखना दास प्रथा इसकी विषय वस्तु है, लेकिन यहाँ से सामंती व्यवस्था का भी हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ये थी इसके बारे में जनरल बातें। अब आप कहोगे सर इतनी बातें क्यों बता रहे हो, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके 13वें श्लोक में एक शब्द मिलता है, और वो शब्द क्या है? वो शब्द है राजस्थानीय दित्य। राजस्थानीय दित्य शब्द। अब ये राजस्थानीय दित्य शब्द है, इसी में यदि आप देखोगे राजस्थान यहाँ से और यहाँ तक जो शब्द है वो राजस्थान है। तो यहाँ पहली बार उल्लेख मिलता है हमें राजस्थान शब्द का। कहाँ पर? बसंतगढ़ शिलालेख में। यहाँ सिर्फ एक बात और है कि यहाँ पर दास प्रथा के साथ साथ
सामंती व्यवस्था का उल्लेख भी हमें मिलता है। सामंती व्यवस्था ये क्यों मिलता है? क्योंकि इस शिलालेख में वर्मलात का एक सामंत है राजिल। वर्मलात का एक सामंत है जिसका नाम है राजिल। इस राजिल का एवं इसके पिता का नाम क्या है? सत्याश्रय। क्या है? सत्याश्रय। इन दोनों का हमें उल्लेख मिलता है। ये सामंत है किसके? वर्मलात के। तो बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर ली है। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बसंतगढ़ शिलालेख के बाद नैनशीरी ख्यात। तो देखिए नैनशीरी ख्यात 1665 में लिखी गई थी। किसके द्वारा? मुहनोत नैनशी के द्वारा। किसके द्वारा? मुहनोत नैनशी के द्वारा। नैनशी के द्वारा। राज रूपक है प्यारे बच्चों। इसकी रचना 1731 में हुई। किसके द्वारा? वीरभान के द्वारा। वीरभान के द्वारा। ये दोनों ही जो ग्रंथ है प्यारे बच्चों, इन दोनों ही ग्रंथ में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखना, इस राजस्थान शब्द का प्रयोग इन्होंने एक राज्य के रूप में, एक प्रदेश के रूप में या एक ज्योग्राफिकल यूनिट के रूप में नहीं किया, लेकिन राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछे किस ग्रंथ में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है? नैनशीरी ख्यात 1765 में लिखी गई। किसके द्वारा? मुहनोत नैनशी के द्वारा। राजरूपक 1731 में लिखी गई वीरभान के द्वारा। ये 1765 नहीं है, 1665 है। इन दोनों किताबों में या दोनों रचनाओं में, दोनों पुस्तकों में राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो आ जाता है ब्रिटिश काल, यानी कर्नल जेम्स टोड का काल। तो कर्नल जेम्स टोड ने, मैंने पहले बता दिया कि वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रदेश को राजस्थान कहकर पुकारा या संबोधित किया। सबसे पहले देखते हैं कर्नल जेम्स टोड। 1782 में इनका जन्म होता है। इनका जन्म होता है कहाँ पर? एक जगह है प्यारे बच्चों, इस्लिंगटन। इस्लिंगटन कहाँ है? इस्लिंगटन है प्यारे बच्चों लंदन में। और लंदन कहाँ है? लंदन है इंग्लैंड में। लंदन है इंग्लैंड में। अब देखिए जैसे जयपुर में कई जगह है, मानसरोवर है, मालवीय नगर है, वैशाली नगर है, ऐसे ही लंदन में एक जगह है इस्लिंगटन। वहाँ पर इनका जन्म होता है 1782 में। और जगह है इस्लिंगटन और शहर है लंदन और देश है इंग्लैंड। और इंग्लैंड किसका भाग है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन किसका भाग है? यूनाइटेड किंगडम का। 1799 में ये बंगाल ब्रिटिश आर्मी में शामिल होते हैं। बंगाल ब्रिटिश आर्मी में शामिल होते हैं। 1806 में ये प्रथम बार, यहाँ ध्यान रखना, प्रथम बार राजपूताना में आते हैं। राजपूताना में आते हैं। आए कहाँ आए? उदयपुर में आए। यहाँ ध्यान रखना, यदि आपसे पूछ ले भूले भटके, आरपीएससी का कोई भरोसा नहीं है किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकती है। यदि आपसे पूछे कि कर्नल जेम्स टोड प्रथम बार राजस्थान में कहाँ आए, तो उदयपुर में आए। कब आए? 1806 में आए। अब नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट बात है कि इनको 1818 से 1822 तक, तो यहाँ ध्यान रखना 1818 से 1822 तक राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। अब देखिए 8 मार्च 1818 में इनको एक तो मेवाड़ यानी उदयपुर, मेवाड़ व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। फिर 3 नवंबर 1819 में इनको एक तो मारवाड़ व सिरोही का भी दायित्व दिया गया। सिरोही का भी क्या किया गया? पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया।
अब यहाँ देखो, इनको मुख्य रूप से 4 रियासतों का दायित्व है। तो यदि आप राजस्थान के इतिहास पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे एजेंसी, राजपूताना एजेंसी। तो यहाँ जो साउथ वेस्ट एजेंसी है, साउथ वेस्ट एजेंसी है, उसका इनको रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखना, दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना, दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना एजेंसी का, राजपूताना एजेंसी का इनको रेजिडेंट नियुक्त किया गया था, रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। तो इतना आप समझ गए होंगे। 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में। 1835 में इनकी मृत्यु क्या हो जाती है? इंग्लैंड में। तो ये तो थी कर्नल जेम्स टोड के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम वो हमारे काम की जानकारी है वो हासिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तकों की रचना करी। पहली पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो देखिए, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का एक अन्य नाम भी है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखो, इसी किताब का ये दूसरा नाम है। जैसे आप थोड़ा सा इसको समझिए, हम राजस्थान को ही राजपूताना कह देते हैं, ठीक है। तो ये बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का अर्थ ये है, एनाल्स का मतलब होता है इतिहास, एंड एंटिक्विटीज का मतलब होता है प्राचीन संपदा या प्राचीन वस्तुएं। तो राजस्थान का इतिहास एवं प्राचीन संपदा या प्राचीन वस्तुएं। दूसरा है भारत के मध्य एवं पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य। तो दोनों किताबों के जो हिंदी में नाम है वो आपको बता दिए। अब यदि आप देखोगे, इस किताब के नाम में ही राजस्थान शब्द का उल्लेख है। तो ध्यान रखना, ये पहली किताब है जिसमें इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रदेश के लिए बात कर रहे हैं। अब ये जो किताब है प्यारे बच्चों, इसके 2 पार्ट आए, 2 पार्ट आए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ये किताब थोड़ी मोटी थी, तो इसका भाग फर्स्ट और भाग सेकंड। भाग फर्स्ट आया प्यारे बच्चों 1829 में और भाग सेकंड आया 1832 में। भाग फर्स्ट में जो उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों, एक तो राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं का, राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। दूसरा इसमें किया गया है लगभग 36 वंशों का उल्लेख है। एक वंशावली है जिसमें राजपूताना के और साथ के साथ राजपूताना के आसपास के जो राजवंश हैं, जैसे एमपी के, इनके, उनका भी इसमें उल्लेख किया गया है। एक मिलता है प्यारे बच्चों हमें मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास के साथ साथ हमें मिलता है सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था। अब यहाँ आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कर्नल जेम्स टोड प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडलिज्म यानी सामंती व्यवस्था का, जिसे हम जागीरदारी प्रथा भी कहते हैं, उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन किया है या डिटेल में इसका विचार दिया है या वर्णन किया है। तो भाग फर्स्ट में मूल रूप से हमें 4 चीजें मिलती हैं, राजस्थान की भौगोलिक विशेषता, वंशावली, ठीक है, मेवाड़ का इतिहास और सामंती व्यवस्था। भाग सेकंड में हमें उल्लेख मिलता है प्यारे बच्चों, एक तो जैसलमेर का इतिहास, एक हमें मिलता है बीकानेर का इतिहास, एक हमें मिलता है मारवाड़ का इतिहास, एक हमें मिलता है जयपुर का इतिहास या आमेर का इतिहास, और एक हमें मिलता है प्यारे बच्चों हाड़ौती का इतिहास। तो भाग द्वितीय में इन 4-5 रियासतों का इतिहास मिलता है और भाग फर्स्ट में जो जो मिलता है मैंने आपको बता दिया। अब इस किताब के एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के भाग फर्स्ट में ही इन्होंने राजस्थान के बारे में डिटेल में
डिस्कस किया है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस किताब के नाम में ही राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। सेकंड जो इनकी पुस्तक है प्यारे बच्चों, ये है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इनकी मृत्यु के बाद 1839 में इनकी पत्नी है जिनका नाम है जूलिया क्लेटरबर्ग। जूलिया क्लेटरबर्ग, इन्होंने इसका प्रकाशन किया, इस पुस्तक का प्रकाशन किया, और इस पुस्तक का विमोचन है प्यारे बच्चों, वो करवाया लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड वेलेजली से। ठीक है, यहाँ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये वाली जो पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना में इनको असिस्ट किया था या जो इनकी सहायता करी थी वो है विलियम क्रुक। विलियम क्रुक, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब ये वाली पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो आपको पता होगा कि कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान से जा रहे थे मुंबई बंदरगाह के थ्रू और इंग्लैंड, तो उन्होंने इसी रास्ते से यानी राजस्थान से या फिर गुजरात होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, एमपी होते हुए फिर ये गए थे मुंबई बंदरगाह, और वहाँ से जहाज में बैठकर गए थे ये इंग्लैंड। तो इन्होंने वहाँ यात्रा करी, तो वहाँ इन्होंने क्या किया, इस पुस्तक में क्या क्या शेयर किया है वो देख लीजिए। एक तो अपने अनुभव शेयर किए हैं, क्या किए हैं, एक तो अपने अनुभव शेयर किए हैं इस पुस्तक में, एक तो अपने क्या किए हैं प्यारे बच्चों, अनुभव, इनके जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए हैं। दूसरा, राजपूती जो ट्रेडिशन है या राजपूती जो परंपराएं हैं, राजपूती जो परंपराएं हैं उनके बारे में इन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं या अपने विचार लिखे हैं। तीसरा, इन्होंने राजस्थान की जो कला संस्कृति है, कला और संस्कृति है, उसके बारे में लिखा है। चौथा, इन्होंने इस किताब में साथ के साथ स्थापत्य और साथ के साथ मंदिरों, पर्व, त्योहार, मेलों आदि के बारे में भी उल्लेख किया है। तो यहाँ ध्यान रखना, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में 1839 में प्रकाशित हुई है। इनकी पत्नी जूलिया क्लेटरबर्ग है, उन्होंने इसका प्रकाशन करवाया, विमोचन किया था लॉर्ड वेलेजली ने, और इस किताब में उन्होंने अपने अनुभव, राजपूती ट्रेडिशंस, आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर, इसके अलावा जो मंदिर आर्किटेक्चर उसके बारे में, और फेस्टिवल्स हैं, अपने जो पर्व त्योहार है उनके बारे में डिस्कस किया है। तो ये दो पुस्तकें हैं कर्नल जेम्स टोड की जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस पुस्तक में इन्होंने इस प्रदेश के लिए 3 शब्दों या 3 नामों का उल्लेख किया है। और वो 3 शब्द या 3 नाम कौन से हैं प्यारे बच्चों, एक तो है राजस्थान, एक है रायथान, और एक है प्यारे बच्चों रजवाड़ा। तो ये 3 नाम है, आपको ध्यान रखने हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश के लिए 3 नामों का उल्लेख किया है, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में थोड़ी बहुत और हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टोड के गुरु कौन है, तो गुरु हैं जैन यति ज्ञानचंद्र, जैन यति ज्ञानचंद्र। ठीक है, ये मांडलगढ़ के निवासी थे। दूसरा, इनको राजस्थान के इतिहास लेखन के उपलक्ष्य में या राजस्थान का एक वैज्ञानिक तरीके से इतिहास लिखने के कारण राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहते हैं, द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इनका उपनाम 2 हैं। एक तो ये हमेशा घोड़े पे बैठ के घूमते थे, इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। दूसरा है राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का पिता, राजस्थान के इतिहास का पिता। ठीक है, तीसरी बात है
तीसरी बात है प्यारे बच्चों कि उदयपुर के महाराणा, उदयपुर के महाराजा या महाराणा भीम सिंह ने, जो भीम सिंह हुए हैं उदयपुर के महाराजा या महाराणा, इन्होंने इनकी सेवाओं से खुश होकर और अजमेर के पास बोरसवाड़ा गांव है वो इनको गिफ्ट में दे दिया। बाद में इन्होंने यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम है टोडगढ़ का किला। वर्तमान में हम जो रावली टोडगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं उसी के अंदर आता है ये टोडगढ़ का किला या टोडगढ़ की चोटी। तो ठीक है, तो अजमेर के पास एक है बोरसवाड़ा गांव, बोरसवाड़ा गांव, वो इनको क्या दे दिया, उपहार में दिया, उपहार में दिया, जहां इन्होंने क्या किया, टोडगढ़ का किला बनवाया, टोडगढ़ का किला बनवाया। अब ये ध्यान रखना आपको, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बात है कि इन्होंने किला तो टोडगढ़ में बनवाया, लेकिन इनका एक वक्तव्य भी है कि यदि मुझे कहीं की जागीर दी जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा। तो इनकी पसंद थी भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है वो, लेकिन इनको मिला क्या था, बोरसवाड़ा गांव। तो अब इसी के बारे में थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं कि भैया जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड हैं, इन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं इन पुस्तकों में कुछ तुलनाएं करी हैं, और ये तुलनाएं क्या क्या हैं ये हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सबसे पहले इन्होंने जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत है जो सिरोही में स्थित है, माउंट आबू में, आबू पर्वत की तुलना प्यारे बच्चों किससे कर दी, इसी को कह दिया इन्होंने हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस। अब यहाँ ध्यान रखना ओलंपस पर्वत है ये यूनान में है, ग्रीस में, और इसके ऊपर यूनानी जो गॉड्स हैं, यूनानी देवता हैं उनके मंदिर हैं। तो जिस प्रकार से आबू पर्वत के ऊपर हिंदू देवताओं के मंदिर हैं, इसलिए इसकी तुलना किसी कर दी, ओलंपस से। तो आबू पर्वत को इन्होंने क्या कह दिया, हिंदू ओलंपस। दूसरा इन्होंने गुरु शिखर को, जो आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसके ऊपर ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर है, इसलिए इसको क्या कह दिया, द पीक ऑफ सेंट्स, यानी संतों का शिखर। तो गुरु शिखर को क्या कहा है, संतों का शिखर। तीसरा, जिस प्रकार समुद्र में या महासागर में जहाज, पानी के जहाज रहते हैं, उसी प्रकार यदि आप रेगिस्तान में देखोगे पश्चिमी राजस्थान में तो वहाँ ऊंट रहते हैं। तो ऊंट को इन्होंने रेगिस्तान का जहाज की संज्ञा दे दी, किसकी, रेगिस्तान का जहाज। अब ये बात आप बचपन से पढ़ते आए हो कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, लेकिन कहा किसने है, वो कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। चौथी बात है प्यारे बच्चों, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि थर्मोपल्ली का युद्ध बैटल ऑफ थर्मोपल्ली है। छठा है वो है राजपूती योद्धा, राजपूती योद्धा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इन्होंने प्रत्येक जो राजपूती योद्धा है उसको लियोनाइडस की संज्ञा दी है। किसकी, लियोनाइडस कौन, जो थर्मोपल्ली युद्ध का नेता था, लियोनाइडस की संज्ञा दी है, लियोनाइडस की संज्ञा दी है, ठीक है। फिर सातवां है प्यारे बच्चों कि दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ है, दुर्गादास राठौड़ को इन्होंने राठौड़ों का यूलिसेस कहा, राठौड़ों का यूलिसेस कहा। अब ये यूलिसेस कौन है, तो यूलिसेस है प्यारे बच्चों एक प्रसिद्ध रोमन या ऐसे कह लो कि भाई यूरोपियन एक लेखक हुए हैं जिसका नाम है होमर। होमर का एक रचना है, एक ग्रंथ है, एक महाकाव्य है जिसका नाम है ओडिसी। ओडिसी का जो नायक है वो है यूलिसेस, इसको ओडिसियस भी कहते हैं। और एक
ट्रोजन का युद्ध हुआ था, जिसे बैटल ऑफ ट्रॉय भी कहते हैं, उस ट्रोजन के युद्ध का ये नायक है और उसी को वहाँ पर घर घर में एक नायक के रूप में पूजा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे महाराणा प्रताप या दुर्गादास राठौड़ है, अमर सिंह है या महाराणा सांगा कुंभा है, ये भी हमारे नायक है, उसी तरह से इसको पूजा जाता है। तो यूलिसेस या यूडिशियस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कर्नल जेम्स टोड ने तुलना करी है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, आप देख लेना इनको एक बार और। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों 1913 की। अब देखो 1913 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, एक तो ये ध्यान रखना, ये हुआ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के निर्देशन में, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के निर्देशन में। कब से कब तक हुआ? ये हुआ 1903 से और 1928 के बीच में, 1928 के बीच में, ठीक है। ये चला कितने साल? 25 साल तक, 25 वर्ष तक चला। इस सर्वेक्षण में प्यारे बच्चों किया क्या गया था? इस सर्वेक्षण में किया ये गया था कि इसमें 11 तो थे वॉल्यूम, 11 तो थे वॉल्यूम, 19 थे भाग, 19 थे प्यारे बच्चों भाग, और 8000 थे पेज। इस सर्वेक्षण में 11 वॉल्यूम थे, 19 भाग थे, 8000 पेज थे, 179 भाषा, 179 भाषा और 544 बोलियां, इनका इन्होंने अध्ययन किया और इनका उल्लेख किया। इसका जो वॉल्यूम 6 है, वॉल्यूम 6 है, ये आया था 1913 में, 1913 में। इस वॉल्यूम 6 में इन्होंने राजस्थानी एवं गुजराती भाषाओं का, गुजराती भाषाओं का उल्लेख किया है, भाषा का उल्लेख किया है। अब आप कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, उल्लेख किया है तो ठीक है, लेकिन हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तो प्यारे बच्चों मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यह प्रथम सरकारी डॉक्यूमेंट है, प्रथम सरकारी दस्तावेज है जिसमें इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया प्रथम सरकारी दस्तावेज है, प्रथम सरकारी दस्तावेज है जिसमें राजस्थान शब्द का, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 1917। तो आप याद करो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये कब से कब तक चला? 1897 से 1941। और इस किसान आंदोलन के जो नेता थे वो थे विजय सिंह पथिक। और इस किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक साहब ने एक लोकगीत में इन्होंने किसानों को, युवाओं को या आम जनता को प्रेरित करने के लिए एक लोकगीत गाया और इस लोकगीत में इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, राजस्थान शब्द का प्रयोग। क्लियर? आगे देखते हैं हम 1946 में आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों 9 सितंबर 1946 को अखिल भारतीय, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है जो भारत के जो रियासतें हैं उन रियासतों के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए एक संस्था बनी है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसका गठन हुआ था 1927 में मुंबई में और दीवान रामचंद्र राव इसके
अध्यक्ष थे। विजय सिंह पथिक वगैरह हैं या राम नारायण चौधरी वगैरह हैं, वो इसके सदस्य हैं। इसका 9 सितंबर 1946 को एक राजपूताना प्रांतीय इकाई का, राजपूताना प्रांतीय इकाई का एक अधिवेशन होता है। अधिवेशन कहाँ होता है प्यारे बच्चों? उदयपुर में। कहाँ होता है? उदयपुर में। और उदयपुर में जो अधिवेशन होता है बच्चों, इस अधिवेशन के चीफ गेस्ट बुलाते हैं या मुख्य अतिथि बुलाया जाता है। मुख्य अतिथि जो बुलाया जाता है वो बुलाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में इस प्रदेश को राजस्थान नाम से संबोधित किया। राजस्थान नाम से संबोधित किया। और कब किया? कर्नल जेम्स टोड के 117 साल बाद, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने ये तो कब किया था? 1829 में। और जवाहरलाल नेहरू ने कब किया? 1946 में। तो इसके 117 साल बाद इन्होंने क्या किया है? इस प्रदेश को राजस्थान नाम से पुकारा है या राजस्थान नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों कि एकीकरण का जब दौर चल रहा था 17-18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के एकीकरण के या इंटीग्रेशन के 7 चरण कंप्लीट होते हैं। लेकिन जो प्रथम चरण था जिसमें मत्स्य संघ बना था, वहां राजस्थान के नाम का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन उसके बाद, उसके 7-8 दिन बाद 25 मार्च 1948 में एकीकरण का जो दूसरा चरण आता है, सेकंड चरण आता है, इस चरण में बना है पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। आप देखोगे यदि मैं ऐसा कहूं कि संगठनात्मक रूप से इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग, इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया गया है बच्चों, प्रथम प्रयोग जो किया गया है वो किस में किया गया है? एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही क्या था? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। अब एकीकरण का प्यारे बच्चों 5th फेज आता है, 5वां चरण। और 5वें चरण में क्या होता है? 30 मार्च 1949 को जयपुर को राजधानी बनाया जाता है। जयपुर को राजधानी बनाया जाता है और महाराजा मानसिंह क्या बनते हैं? राज प्रमुख। क्या बनते हैं? राज प्रमुख। और इसका नाम होता है प्यारे बच्चों संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। और यहाँ ध्यान रखना, एक राज्य इकाई के रूप में राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया। राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया एकीकरण के 5वें चरण में। कब? 30 मार्च 1949। और इसी दिन प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को बनाया जाता है राजस्थान दिवस, ठीक है। 1 नवंबर को बनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को एकीकरण का 6ठा चरण
कंप्लीट होता है, यानी हमारे देश में संविधान लागू होता है और संविधान में भाग 1 के अनुच्छेद 1 में जो राज्य की जो कैटेगरी दी गई थी, जिसमें 4 श्रेणियां थी, A, B, C, D। ए श्रेणी में प्यारे बच्चों वो राज्य थे जो सीधे पहले ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे, जैसे बंगाल, बॉम्बे, बिहार, संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, इस टाइप के। बी कैटेगरी में वो राज्य थे जिनका निर्माण रियासतों के एकीकरण से किया गया था। तो राजस्थान भी एक ऐसा ही राज्य है जिसका निर्माण रियासतों के एकीकरण से किया गया था। सी कैटेगरी में थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, कुर्ग, ऐसे। और डी कैटेगरी में थे जिनको हमने बाहर से लिया है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार। तो एकीकरण के छठे चरण में या 26 जनवरी 1950 को जब राजस्थान बना या संविधान लागू हुआ तो प्यारे बच्चों राजस्थान के नाम को वैधानिकता प्राप्त हुई या संवैधानिकता प्राप्त हुई, क्योंकि संविधान में राजस्थान के नाम का उल्लेख किया गया। और राजस्थान प्रारंभ में बी, बै या ख श्रेणी में था, बी, बै या ख श्रेणी में शामिल था, क्योंकि राजस्थान का निर्माण रियासतों के एकीकरण से हुआ था। अब देखते हैं अंत में 1 नवंबर 1956। तो आपको पता है कि 1 नवंबर 1956 को जो फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग, या हम ऐसे कह सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी का नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इनकी जो सिफारिशें हैं वो लागू करने के लिए संविधान में 7वां संशोधन किया गया और ये 7वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है जो हमें आज दिखाई देता है वो हमारे सामने आता है। सिरोही है वो भी राजस्थान में मिला लिया गया था, अजमेर, मेरवाड़ा है वो भी राजस्थान में मिला लिया गया था, ठीक है। और इस तरह से वर्तमान राजस्थान हमें प्राप्त होता है 1 नवंबर 1956 को। इसलिए 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि राजस्थान का नाम ना तो कोई एक घटना और ना ही एक दिन की ऐसी कोई घटना है कि राजस्थान का नाम एक दिन में पड़ा हो। हमने शुरुआत करी कहाँ, ऋग्वैदिक काल से, ब्रह्मवर्त से, और 1 नवंबर 1956 तक का जो ये हजारों साल का जो प्रक्रिया है, जो ये एक चरण चलते आ रहे हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप समझ गए होंगे कि राजस्थान का नामकरण किसी रहस्य से कम नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद आपकी कई उलझनें हैं वो दूर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।